राठी फ्रॉम माही क्लासेस। और आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसका बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आने वाले टाइम में हम जितने भी यूनिट्स या चैप्टर्स हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले, टोटल 14 चैप्टर्स हैं, उनके क्रिस्प नोट्स और काफ़ी ब्रीफ और बेसिक तरीके से, बेसिक से लेके अपडेटेड वर्जन तक हम आपको फिजिक्स में पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ये एक ऐसी फिजिक्स में जैसे कुछ चीजों को आप फील कर सकते हैं, लाइक मास, लेंथ, दैट जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन आल्सो बी फेल्ट। आपने किसी रनिंग आपने किसी रनिंग करंट या कोई ऐसी चीज को, पंखे को कभी टच किया होगा और जोर से झटका लगा, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ चार्ज। सो इन दिस चैप्टर वी विल discuss the static charge, that is charge is not moving, it is static, and we will deal with basic properties of static charge. Okay, so definition of electric charge is very much it difficult, so just assume that electric charge is a thing which we are going to deal with, and its property we are going to deal with this chapter, going to deal in this chapter. इसका आगे कैसे जाएगा ये? हेलो, मैं हूं नरेश राठी फ्रॉम माही क्लासेस, और हम ब्रीफ नोट्स बना रहे हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। वी विल कवर ऑल 14 चैप्टर्स इन नेक्स्ट 14 डेज। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। द नोट विल बी वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट टुवर्ड्स बोर्ड। जितना सिलेबस में है बस उतना ही कवर किया जा रहा है, दैट्स ऑल। So basically we will start with electric charge. This is first chapter of class 12 and it deal with charge in a static या charge at rest। मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स का पहला चैप्टर है और इसमें चार्ज की मूवमेंट नहीं है, चार्ज जो है वो रेस्ट पे है। तो चार्ज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, चार्ज डे टू डे लाइफ में हम फील कर सकते हैं। लाइक एवरी इलेक्ट्रिक, विदाउट चार्ज इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पॉसिबल, एंड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ इज नॉट पॉसिबल। सो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज को अगर हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डालें, दैट विल, वो चीज फोर्स महसूस करेगी। दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके थ्रू पता चला था कि चार्ज होती है बॉडी। अदरवाइज फर्स्ट टाइम चार्ज के बारे में कैसे पता चला? लाइक लाइटनिंग इन द स्काई। ओके, और 9th या 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइक रबिंग स्केल और वुडन स्टिक through a kambal or through a woolen blanket, and you will find that that blanket is negatively charged, and that scale or wooden scale is positively charged, and when you bring that scale towards any piece of paper, it will attract piece of papers. That is the experiment through which we find out that something like charge is there. कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ सका है, 11th में भी पढ़ रखा है। कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्री फ्लो अलाउ कर देती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्री फ्लो अलाउ नहीं करता, दैट्स ऑल। कोई किसी भी चीज को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं? ईदर थ्रू डायरेक्ट कंडक्शन और कॉन्टैक्टिंग। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में खड़े हैं, अचानक से कोई बॉडी को हम टच करते हैं और कट से झटका महसूस होता है। That is transfer of charge from my body or from another body to my body, or my body to another body. Or the second most thing that is being done in most of the cases is induction. Induction is like uh, keeping up, bringing a charged body near any other metallic or conducting body. So what will happen कि जो इन दोनों के बीच में अगर हल्का डिस्टेंस है, डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं है, then also like this positively charged body will attract negatively charged electrons from this body, और ये इस तरह से पोलराइज्ड हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। विदाउट टचिंग टू बॉडीज चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड।
The next point is properties of electric charge. Electric charge is a scalar quantity. It do not have any direction. It is, it can be quantized like the base most basic इलेक्ट्रिक चार्ज और मोस्ट सबसे छोटा इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है जो हमें पता है टिल डेट, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करते जाएं तो एक कूलम चार्ज आता है। सो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो अभी तक थ्रू लैब और ऑल जो अभी तक अप्रूव्ड है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और उसको हम एक कूलम लाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ जितने होने चाहिए, दैट इज मैथमेटिक्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, like further electric charge can be added algebraically, there is no scale vector needed here। suppose 10 चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4 एक पर्टिकुलर आइसोलेशन में, तो हम उसको सीधे सीधे मैथमेटिकली ऐड कर सकते हैं। conservation of charge, total charge in an isolated system is conserved, like charge can never be charge can not be created, not be destroyed। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में रहेगा। quantization of charge already explained, q is equal to me। so the third important thing is SI unit of charge is coulomb। अब आ जाते हैं कूलम लॉ। कूलम एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया था। जस्ट लाइक न्यूटन, कूलम ने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, या चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि दो चार्ज अगर एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे। सपोज दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और उनको हम एक दूसरे के पास लाते हैं ऐसे, लाइक दिस इज Q1, दिस इज Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज, both same charges will repel each other, opposite charge will attract each other, basic है। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम दो चार्जेस को आसपास लाते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा चलेगा, दैट इज दिस, उनके बीच में एक रिपल्शन फोर्स लगेगा। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ multiplication of magnitude of charges। So force will be a vector quantity and that will be directly proportional to magnitude of both the charges, multiplication of both the charges, and inversely proportional to distance between both the charges, and it can be written as F is equal to K, K is a constant and K is 1 upon 4 pi epsilon naught। epsilon is the permittivity of space, permittivity of free space, and its value is 8.85 into 10 raised to power minus 12। ओके, ये बेसिक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन। However, if you want, if you do have any doubt, please put in comments, we will definitely receive reply। The second important concept about charge is कि दो चार्जेस के बीच में अगर बहुत सारे चार्ज एक भीड़ में है तो each and every charge will apply individual force on other charge, and if you want a total quantum of charge to which is being applied on a single charge, you have to find the charge, you have to find the force from all the charges at any particular charge, and you will have to, since force is a vector quantity, you will have to find the resultant of that force, all the force that are being applied on that charge। this is a basic principle कि quantization of superposition principle क्या होता है। then the most important thing of this chapter will is electric field। if you understand electric field or if you have the feel of electric field, you will understand the entire chapter very easily, and this is a marks fetching chapter, and fortunately it is being asked in boards for approx 8 marks or 9 marks। so
प्लीज कॉन्सेंट्रेट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? जैसे शाहरुख खान कहीं आता है या सलमान खान कहीं आता है तो उसके आसपास एक, या मोदी जी कहीं आते हैं तो एक ऑरा सा रहता है कि हाँ ये आया है। दैट इज सेम थिंग इज विद अ चार्ज क्यू। अगर आपने इस चार्ज को कहीं भी रख दिया तो इससे रेडियल डायरेक्शन में फील्ड वेव्स निकलेगी। ये इसका ऑरा है इस चार्ज का, और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इस चार्ज की वजह से इसके आसपास एक फील्ड जनरेट होगी, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बनाती सिंगल चार्ज की वजह से। हाउएवर इफ डबल चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू यहाँ पे है तो ये इस तरह से चलती रहेंगी। वो दिखेगा लूप लाइंस, बट वो लूप लाइंस है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बनाती सिंगल चार्ज की वजह से, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर लाइक दिस। ये दो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को क्लैरिटी में समझना है, इट इज़ वेरी डिटेल्ड। हाउएवर ये बेसिक चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बनाती, एंड सेकंड मोस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। सो बेसिकली दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती है, निगेटिवली चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ रहती है। नाउ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फील किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूमेरिकली या उसकी वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। सपोज एक क्यू चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ होगी r1 डिस्टेंस पे, r2 डिस्टेंस पे कुछ और होगी, r3 डिस्टेंस पे कुछ और होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो इन तीनों पॉइंट्स पे अलग अलग होगी। तो वी हैव टू फाइंड आउट, ऑब्वियसली इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट उसका एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो हर डिस्टेंस पे वेरी करती है। ओके, and electric field is a vector quantity. Electric field is just like फोर्स। जैसे हमने फोर्स का फॉर्मूला कूलम में निकाला था उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसमें हमने टेस्ट चार्ज जो दूसरा q था इसको हमने यूनिट चार्ज एज्यूम कर लिया, और जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं सिर्फ उसको हमने कंसिडरेशन में लिया है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटती जाएगी, और जैसे जैसे हम चार्ज के पास आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सपोज दो चार्जेस हैं, सपोज दो चार्जेस हैं पॉजिटिव प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का की लाइंस का कैसा चलेगा? तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नॉट क्रॉस और नॉट मर्ज विथ ईच अदर। ये इस तरह से एक दूसरे को, just like this diagram, this electric field lines will not cross each other, and this electric field line, this kind of field will be there if two positive charge are placed at a distance r, and in other case if there is one positive charge and one is negative charge, then this kind of field diagram will be available for electric field.
Now the next most important thing is electric flux. Electric flux is number of electric field lines coming out from a surface, or coming out from a closed surface, or coming out from a surface is called electric flux. इससे पहले जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक एक लाइन या एक लाइन की इंटेंसिटी को समझा था. सपोज एक कोई भी एक चार्ज है Q, उसकी वजह से डिस्टेंस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर. दैट इज वन सिंगल लाइन. अब टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? दैट इज कॉल्ड फ्लक्स. किसी भी क्लोज सरफेस से या किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स. ओके. सो अगर कोई सरफेस है ऐसे, सपोज एक चार्ज Q क्लोज्ड है यहाँ पे, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है. तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है जो यहाँ पे है इस पॉइंट पे, और जो यहाँ पे है सपोज ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इन तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी क्योंकि आर चेंज हो रहा है. बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस that are coming out from this K are same. So electric flux will be same here, here and here. No new lines are being created. सर हर लाइन का सोर्स ये चार्ज है, तो नंबर ऑफ लाइंस जो निकल रही होंगी दैट इज amount of electric flux that is coming out from this charge will be same at all three surface. Okay, this is basic concept and very important. Intensity of electric field is changing at these surface, but flux or number of electric field lines will remain same for on all these surface. Electric flux is the measure of flow of electric field through a given area. Electric flux is proportional to number of electric field lines that are going through normally that are going through from a normally perpendicular surface. Okay, तो सपोज ये इलेक्ट्रिक ये लाइंस हैं और ये सरफेस है, तो सरफेस का ई डॉट द formula for electric flux is electric field is a vector quantity as well as surface area is also a vector quantity. So formula for flux is denoted by phi and is where ds is the surface area or surface area vector. इन दोनों एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ये एक सरफेस एरिया है जिसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं. तो इससे जो फ्लक्स की इंटेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर क्रॉसिंग थ्रू this area can be counted like this. But in this case electric field lines are going through this, we have to resolve electric field lines in this direction and this direction. Okay, this is the electric field. So in E dot ds number of electric field lines passing through this area is 0 E dot ds, and this perpendicular to this area is E cos theta. या फिर एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए, ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये सरफेस एरिया है, तो ये थीटा होगा. ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये सरफेस एरिया है, तो ये थीटा होगा. ये नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइपोल. ये एक अलग सा टॉपिक है. इसमें कुछ चीज़ें हमने एज्यूम की है कि ऐसी सिचुएशन होगी तो उस केस को कैसे हैंडल करेंगे, और ऐसी इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में
कि डाइपोल पे टॉर्क कितना लग रहा है, या डाइपोल में डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, या डाइपोल मोमेंट को डिराइव करो, या डाइपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है, या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रख दिया जाए तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा या उस पर कितना फोर्स लगेगा। बेसिकली क्या है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सॉरी, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू पुट एट ए डिस्टेंस ऑफ डी, ये सिस्टम हमने बना लिया किसी भी तरीके से, तो इसको हम डाइपोल बोलते हैं। ओके, दो चार्जेस हैं क्यू एंड माइनस क्यू जो इक्वल एंड अपोजिट है, और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस डी पे या 2a पे या कोई भी एक डिस्टेंस है उस पे रुके हुए हैं, तो इस पूरे सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं। और इनका मिड पॉइंट जो होता है वो सेंटर ऑफ डाइपोल होता है। डाइपोल की डायरेक्शन जो होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। डाइपोल का जो मूवमेंट होता है दैट इज दिस डिस्टेंस इनटू वन चार्ज, कोई भी एक चार्ज, सो डी इंटू क्यू, डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी होता है p, और d डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी। ये दिमाग में रखना है। डाइपोल में तीन चीजें हैं, दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा एक नेगेटिवली चार्ज होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा, डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है, उस डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो डिस्टेंस रेडियस वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर होगा, दैट इज फ्रॉम माइनस निगेटिवली चार्ज मैटर टू पॉजिटिवली चार्ज मैटर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो डिस्टेंस वेक्टर होगा वो इस तरह से होगा। और डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन होती है, डाइपोल को p से डिनोट करते हैं, और डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन होती है q इज चार्ज एंड d इज डिस्टेंस, सो q d, एंड जो डाइपोल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन d डायरेक्शन जो हम एज्यूम करेंगे वो होगी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, सपोज ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, और ये डाइपोल का सेंटर है, और यहाँ पे ये डाइपोल का सेंटर है। हमें सेंटर या डाइपोल के सेंटर वाली लाइन से आर डिस्टेंस, जो कि एक अजम्पशन एक और है, आर इज मच मच ग्रेटर देन 2a, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से एक वेक्टर बनाओ, यहाँ से एक लाइन जोड़ो, यहाँ से एक लाइन जोड़ो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो रेडियली इस तरफ बनेगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस तरफ बनेगी। इनका जो रिजल्टेंट होगा, इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो वेक्टर बनेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, सो ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, और ये वेक्टर ऐड हो जाएंगे, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो होगी उसका कॉस थीटा, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू 2e कॉस थीटा, ये बनेगी। ये a है, ये r है, तो ये a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई, और कॉस थीटा क्या होगा,
ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई नेट, दैट इज 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, दैट इज 2a इंटू क्यू को हम डाइपोल लिख सकते हैं p। Since r is much greater than a, so we can ignore a here, and electric field is 4 pi epsilon r cube E net। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, डेरिवेशन है, जो यहाँ पे भी है और एनसीईआरटी बुक में भी है। एक बार समझने की जरूरत है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने पहले माइनस क्यू चार्ज लिया, एक सेटअप बनाया, 2a डिस्टेंस एज्यूम किया। इस 2a डिस्टेंस को के से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, उस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव की। कैसे की? ये डिस्टेंस ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस ए हो जाएगा, डाइपोल क्यू इंटू 2a हो जाएगा। दैट इज बेसिक, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस क्यू चार्ज की वजह से, वो इस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगी। सो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को, सिंस ये वेक्टर है, तो हम इसको रिजॉल्व करके इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हमने इसको रिजॉल्व किया, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, सब कुछ सिमेट्री है, तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। सो हमने इसको रिजॉल्व किया। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, वेयर एज टू वेक्टर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और रिजल्टेंट मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 2e cos थीटा आ गई। cos थीटा फाइंड आउट करना इज क्वाइट इजी, a अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, दैट्स ऑल। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल की वजह से उसके सेंटर पे या उसके एक्सिस पे क्या होती है, r डिस्टेंस पे हमने फाइंड आउट किया। एक एजम्पशन सिर्फ हमने ये लिया है कि r जो पॉइंट है, दैट इज क्वाइट ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस या बिटवीन दीज टू चार्जेस ऑफ डाइपोल। अब डाइपोल को हम किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा? डाइपोल को अगर हम उस पे पॉजिटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वजह से डाइपोल में मूवमेंट स्टार्ट होगी और वो इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगा। क्या होगा डाइपोल में? डाइपोल एक पॉजिटिवली चार्ज है और ऐसे टेढ़ा करके एक निगेटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगाएगी और इस पॉइंट चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगाएगी, और ये डाइपोल का सेंटर सपोज ओ ए और ओ बी। तो बेसिकली क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड, या पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इस पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, सो इसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस एफ। तो आर वेक्टर, इस वेक्टर से देखेंगे तो ये ऐसे होगा, दैट इज ओ ए क्रॉस एफ, और इसमें टॉर्क क्या लगेगा, और इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? आर क्रॉस एफ, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, और इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे। इस पे टॉर्क इधर लगेगा, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्टेंस रेडियल ये है, तो ओ बी क्रॉस एफ, दैट इज
ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर क्रॉस एफ. F is nothing but Q, that is any charge into electric field, and AB. ये क्या हो गया, डाइपोल. तो P क्रॉस E, दैट इज द टॉर्क विच विल बी. और थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, P क्रॉस E. फोर्स इधर है, रेडियल डायरेक्शन इधर है, थीटा विल बी दिस. यहां तक एकदम इजी है. पी, बस हमें ये याद रखना है, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज पी ई साइन थीटा. ओके. और थीटा किसको कंसीडर करना है, इसको. अगर ये थीटा जीरो हो जाए, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एकदम पैरेलल हो जाए, तो टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा. डाइपोल भी ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा. तो थीटा. नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर किसी लाइन पे कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं. और सॉरी, उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ. अगर किसी सरफेस एरिया पे है तो दैट इज सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज चार्ज अपॉन सरफेस एरिया. ओके. वॉल्यूम पे है तो उसको रो से डिनोट करते हैं, दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, ये तीनों है. इस तरह से चार्ज को, कंटिन्यूअस चार्ज को चेक करते हैं. इस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गॉस लॉ. गॉस लॉ एक मार्क्स फेचिंग टॉपिक है. इसमें एक या एक सिंपल कॉन्सेप्ट को हम डील करते हैं, दैट इज what is the electric flux that is coming out from a closed surface. For application of Gauss law, it is to be kept in mind that area should always be closed, और ये हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए. According to Gauss law, the total number of electric field lines या total electric flux that is coming out of a closed surface is equal to the charge enclosed divided by the permittivity. That is flux is equal to Q by epsilon naught. ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको फिर से एक बार दिमाग में डाल लो. Total number of flux that is coming out of a closed surface is equal to total charge enclosed inside that surface, total charge enclosed inside that surface divided by epsilon naught, that is permittivity of space. और अगर उस सरफेस एरिया के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसके से कोई फ्लक्स नहीं आएगा, दैट इज. और गॉस सरफेस या गॉस का जो भी हम सरफेस है वो एक हाइपोथेटिकल सरफेस है. हम उसको क्लोज करके कोई भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज. उसका यूज करके किसी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर ओनली क्लोज सरफेस. इसका शेप साइज से कोई लेना देना नहीं है, बस अगर आपको आप उसको अगर सर्किल कर सकते हैं, दैट मीन्स वो एक क्लोज सरफेस है. द टर्म क्यू जो भी है गॉस लॉ के अंदर, जो राइट साइड में हम क्यू यूज करते हैं, दैट इज total number of charge that is being enclosed, that is enclosed in that surface. In the situation when the surface there are some charge inside and some outside.
Okay, point number, the surface that we choose for the application of Gauss law is called the Gaussian surface. That is a hypothetical surface. हम अपनी मर्जी से कैसा भी surface, spherical या planar, कैसा भी surface बना सकते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में जान पाए. ये एक सिंपल डेरिवेशन है गॉस लॉ की, ये एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है, यू कैन गो थ्रू इट. इसमें क्या किया है, क्यू लिया है और एक हाइपोथेटिकल स्फेयर निकाला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन ड्यू टू एनी चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर दैट वी नो. तो इसमें एक छोटा सा एरिया लेके यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट की है, देन इसको इंटीग्रेट कर दिया है, तो पूरा जो स्फेयर का स्फेरिकल एरिया होता है डेट इज 4 पाई r स्क्वायर. और सो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड into area, that is 4 pi square is equal to r square is equal to q by epsilon naught, that is q upon 4 pi epsilon r square. गॉस लॉ का एप्लीकेशन कहाँ पे है, जहाँ पे भी कंटिन्यूअस चार्ज है और आप उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब थ्रू नॉर्मल फार्मूला, इन दैट केस यू शुड यूज गॉस लॉ लाइक अ लीनियर चार्ज. लीनियर चार्ज में क्या है, एक बहुत लंबी चार्जिंग कंडक्टर है या चार्ज कंडक्टर है, और हमें उसके आसपास किसी भी पर्टिकुलर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है. उस केस में हम क्या करेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गॉस बेसिक लॉ, एंड फ्लक्स is equal to integral of E dot area. This area should be closed. तो बेसिकली सबसे पहले हम इस लाइन चार्ज के आसपास एक हाइपोथेटिकल एरिया बनाएंगे. लाइन चार्ज के केस में सिलेंड्रिकल एरिया बनाएंगे, पॉइंट चार्ज के केस में स्फेरिकल एरिया बनाएंगे, और प्लेन शीट के लिए प्लेनर एरिया बनाएंगे. सिंपल. तो हम इसमें सपोज इसमें लेमडा इज टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस, तो पर यूनिट चार्ज जो है वो लेमडा है. टोटल चार्ज इस रॉड पे क्यू है या इस कंडक्टर पे क्यू है, इसकी लेंथ कैपिटल एल है. लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय कैपिटल एल. अब हमने इसमें क्या किया कि एक छोटा सा डिस्टेंस एल ले लिया अपनी मर्जी से, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आएगा, दैट इज पर यूनिट लेंथ इनटू स्मॉल एल. इतना चार्ज टोटल इनक्लोज्ड है, दैट इज क्यू. इतना चार्ज हमारा टोटल इस एरिया में इनक्लोज्ड है. अब हम इस एरिया को क्या करेंगे, हमें सपोज आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस चार्ज कंडक्टर की वजह से, जिसके अंदर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैपिटल स्मॉल क्यू बाय एप्सिलॉन. ओके, स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस. इसकी ऊपर और नीचे का कैंसिल हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो जा रहा होगा वो इसी तरफ से जाएगा. ओके, रेडियल आउटसाइड से. अब इसका एरिया कितना है, 2 पाई, सिलेंड्रिकल का एरिया कितना होता है 2 पाई r l. सो E डॉट 2 पाई r l इज इक्वल टू लेमडा एल बाय एप्सिलॉन. ये कैंसिल, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r. Basically, through normal concepts, that is the basic formula of electric field q upon 4 pi epsilon r square, we cannot find the electric field of a very long conductor, uniformly charged. So in that case we will take help of Gaussian surface concept, and we will find a enclosed surface. We will create a enclosed hypothetical surface
and find the electric field intensity here. Similar is the case with thin charge state. इसमें क्या होगा, एक फ्लक्स इधर जा रहा होगा, एक फ्लक्स इधर जा रहा होगा, इन दोनों के बीच में चार्ज है, और इसका टोटल चार्ज कितना होगा, सपोज चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा ए है, एक छोटा सा चार्ज ले लेंगे इसमें, एंड दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, एक छोटा सा एरिया हम कंसीडर कर लेंगे ए का, और दोनों से रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी, तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट इज ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, दैट इज 2 EA is equal to sigma into A divided by epsilon naught. So total charge that will be coming outside is sigma by 2 epsilon naught. Similar is the case with spherical surface, which is quite easy. It can be done by yourself only. Thank you, and hope this kind of revision will help you, and most of the basic concepts and very important concepts are discussed, have already been discussed in this case. If you need any further consultation, please contact Mahi classes. Thank you.